हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीम क्लासेस में। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 1 वैद्युत अवस्था क्षेत्र का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी एक्सियल पोजीशन में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, इसका व्यंजक प्राप्त करना। ठीक है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है ना, तो देखिए कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें क्या है दिया इसमें, पहले सबसे पहले पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में। तो वैद्युत द्विध्रुव होगा, उसकी अच्छी स्थिति होगी एक्सियल पोजीशन, ये क्या होता है अभी बताएंगे, और उसी में हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए, माना माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बने द्विध्रुव ए बी की लंबाई 2a है। सबसे पहले हम क्या करके वैद्युत द्विध्रुव बना रहे हैं, माइनस क्यू और प्लस क्यू, ठीक है, से मिलकर द्विध्रुव बनता है। इसके बीच की जो दूरी होती है अल्प दूरी होती है। ठीक है, माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश है, इसके बीच की जो दूरी है 2a है। ठीक है ना, कह रहे हैं माइनस क्यू व प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बने द्विध्रुव ए बी की लंबाई जो है ए से बी की, यहाँ पर बिंदु ए है बिंदु बी है, कि जो लंबाई है वह 2a है। वह द्विध्रुव का मध्य बिंदु क्या है, O है। ठीक है ना, और ये जो P वेक्टर दिख रहा है ये जो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। ये हो गया आपका वैद्युत द्विध्रुव और ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया। अब इसी वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में बिंदु P पर हमें यही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वैल्यू बतानी है, इसका सूत्र बताना है। ठीक है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारा लक्ष्य क्या है, द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यानी कि द्विध्रुव की अच्छी स्थिति। अच्छी स्थिति का मतलब क्या होगा कि इसी के ही समांतर। ठीक है ना, तो अच्छी स्थिति ये हो गया, और इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है इस वैद्युत द्विध्रुव की वजह से। ठीक है ना, तो देखिए सबसे पहले हम वैल्यू ज्ञात करेंगे कि आखिर किसकी वैल्यू क्या है। अच्छा बताइए, जो बिंदु A है इस पर माइनस क्यू आवेश है और बिंदु B है उस पर प्लस क्यू आवेश है। तो सबसे पहले माइनस क्यू आवेश के कारण इस पर वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, फिर प्लस क्यू आवेश के कारण इस पर वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे। ठीक है ना, तो इसके लिए हम बिंदु A से बिंदु P की दूरी पता कर लेते हैं और बिंदु B से बिंदु P की दूरी पता कर लेते हैं। और ठीक है ना, अब यहां पर देखिए O से P की जो दूरी दिया है R दिया है, यहां पर देखिए R दिया है दूरी। ठीक है, AB की जो दूरी है, A से B की जो दूरी है वह 2a है, तो 2a हो गया। अब जब AB की दूरी 2a है तो आधी दूरी इधर की और आधी दूरी इधर की, यहां से यहां तक की, ये A हो जाएगी और ये दूरी A हो जाएगी। नहीं, OA बराबर A और OB बराबर A। A से P की दूरी अगर ज्ञात करें तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, डायरेक्ट यहां से तो यहां तक दूरी मिली नहीं है, यहां पर कहीं हमें पता है कि O से A की दूरी A है। तो ठीक है, O से A की दूरी पता है और O से P की दूरी पता है, R है। मतलब इस दूरी को और इस दूरी को अगर हम ऐड कर लें तो हमारा A से P की दूरी पता चल जाएगा। तो AP इज इक्वल टू O से A की दूरी और O से ही P की दूरी। ठीक है ना, तो AP इज इक्वल टू O से A की दूरी A है और O से P की दूरी क्या है, R है, यानी AP बराबर A प्लस R। अब हम पता करते हैं कि B से P की दूरी कितनी है। तो क्या यहां से यहां की दूरी दिया है, इसमें नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, दिमाग लगाएंगे कि O से P की दूरी हमें पता है R है और B से O की दूरी A पता है। मतलब यहां से यहां की दूरी में से अगर इतनी दूरी को अगर हम घटा दें तो हमें B से P की दूरी पता चल जाएगा। यानी कि B से P की दूरी हमें पता करनी है यहाँ पर, तो O से P की दूरी में, यहाँ से O से P की दूरी में पूरी दूरी में से OB दूरी घटा देंगे, यहाँ से यहाँ की दूरी घटा देंगे, यानी OP माइनस OB, तो BP की दूरी आ जाएगी। ठीक है, तो BP इजकल टू OP की दूरी कितनी है, R है, और OB की दूरी कितनी है, A है। ठीक है ना, आशा करता हूं आप कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे। तो ये जब आप ज्ञात कर लेंगे, इसको ध्यान से सुनिएगा, जो जो मैं कहा हूं तो आपको समझ आ जाएगा। अब ये ज्ञात तो हो गया, तो अब आगे देखिए,
हम पढ़ चुके हैं कि बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर स्थित बिंदु P का वैद्युत क्षेत्र का सूत्र हम जानते हैं E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r² होता है। इस सूत्र की ही मदद से हम इसको सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए, पहला है प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E1 है। इसी की मदद से हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले फिगर में देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, प्लस Q जो आवेश है ना, इसकी वजह कारण इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेते हैं। उसके बाद इस बिंदु आवेश के कारण, इस माइनस Q आवेश के कारण इस बिंदु P पर हम वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए ज्ञात करते हैं। देखिए यहाँ पर प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है। यहाँ पर क्या है, जो ये प्लस Q आवेश है ना, प्लस Q आवेश, इस प्लस Q आवेश के कारण इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम क्या मान ले रहे हैं, E1 मान ले रहे हैं। ठीक है ना। अब ध्यान देखिए, ध्यान से देखिए, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E1 है। तो E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 सूत्र होता है, E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। तो E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। r मतलब दूरी। तो आखिर यहां से दूरी कितनी है, प्लस Q आवेश से इस बिंदु P की दूरी कितनी है, तो अभी हम ज्ञात किए, यानी BP की वैल्यू हमें पता करनी है। ठीक है ना। तो यहां पर रख देंगे दूरी BP रख देंगे, ठीक है ना, R के जगह पर। ठीक है, यानी BP का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/BP की वैल्यू भी निकाले हैं। BP की वैल्यू होती है R-A। तो यहां पर रख देंगे R-A। अब ये स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 1 मान ले रहे हैं। ठीक है ना। अब जो ये E1 है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो सदिश राशि होती है तो इसकी दिशा भी होगी। तो E1 वेक्टर की दिशा जो होगी B से P की ओर होगी। कैसे होगी, यहां पर समझिए। यहां पर देखिए, इस प्लस Q आवेश के कारण इस बिंदु P पर हम वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं अभी। ठीक है ना, पहला में। तो इसके कारण इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या है, E1 है। और E1 की दिशा जो होगी B से P की ओर होगी, इधर होगी। ठीक है ना। क्यों इधर होगी, अगर मान लीजिए यहाँ पर जो है ये नहीं है, ठीक है ना, ये आवेश नहीं है, और हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता की जो दिशा होती है वह प्लस Q से माइनस Q की ओर होती है। तो ये प्लस Q है, इधर कहीं ना कहीं होगा माइनस Q, तो इधर ही होगी। ठीक है, ये मान लीजिए ये नहीं, इसकी भी बात ही नहीं कर रहे हैं, इस बस अकेले की बात कर रहे हैं। तो प्लस Q आवेश है तो इधर दिशा E1 की हो गई। ठीक है ना। अगर वहीं पर माइनस Q आवेश की बात करता ना, तो इसको कहते कि ये नहीं है, मान लीजिए इसको अब नहीं लेते, तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता देखते हैं। तो इसके कारण E2 है तो इधर ही होगी, क्योंकि मान लीजिए इधर कहीं प्लस आवेश होगा और यहाँ पर माइनस आवेश है, तो इधर हो जाएगी E2 की दिशा। ठीक है ना। अब E1 E2 की दिशा आप पता कर लेंगे। ठीक है ना। तो अब ये तो हम पता कर लिए कि प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता इतनी है, और उसकी भी दिशा भी पता कर लिए कि B से P की ओर होगी। अब दूसरा हम पता करते हैं कि माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होती है, E2 वो मानेंगे, और वो क्या है। ठीक है ना। चलिए पता करते हैं माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये जो माइनस Q आवेश है, अभी तक हम सॉल्व किए हैं कि प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सॉल्व किए हैं। अब हम पता करें कि ये जो माइनस Q आवेश है, इसके कारण इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो तीव्रता जो है E2 है, और E2 की दिशा किधर है, तो E2 की दिशा जो होगी इधर ही होगी। क्यों इधर होगी, क्योंकि ये माइनस Q आवेश है और इसको आप मान लीजिए है ही नहीं, तो इधर क्या होगा, इधर प्लस Q आवेश होगा, और हम जानते हैं प्लस Q आवेश से माइनस Q की आवेश की ओर ही वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। ठीक है ना। तो E2 इक्वल टू 1/4πε0 Q अपान, अब दूरी है ना, तो A से P की जो दूरी कितनी है, तो A से P की दूरी अभी हमें निकाले हैं कितनी, A से P की दूरी हम निकाले हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर A प्लस R, तो इसमें रख देंगे हम AP की जगह पे R प्लस A या A प्लस R रख देंगे, स्क्वायर इसका हो जाएगा। E2 वेक्टर की दिशा जो होगी P से A की ओर होगी। यहाँ पर देखिए E2 वेक्टर की जो दिशा है P से A की ओर है। ओके,
ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई ना, माइनस क्यू आवेश के कारण भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई, और उसकी दिशा भी प्राप्त कर लिए हैं दोनों का कि प्लस क्यू आवेश का दिशा इधर हो जा रही है और माइनस क्यू आवेश का दिशा इधर हो जा रही है। ठीक है, अब हम पता कर रहे हैं कि इसका इन दोनों का परिणामी क्या हो रहा है, क्योंकि ये जो दिशा है इसकी इधर चली जा रही है और इसकी इधर, दोनों की दिशा अलग अलग हो जा रही है। तो परिणामी क्या हो रहा है और परिणामी की दिशा किधर हो जा रही है, देखिए यहाँ पर। अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा यानी E, ये जो यहाँ पर E लिखे हैं, यहाँ पर इस E की दिशा क्यों आखिर ये इधर लिखे हैं इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए E इजकल टू E1 माइनस E2, आखिर E1 में से E2 क्यों घटाए हैं, क्यों नहीं हम E2 में से E1 घटाए हैं। परिणामी निकाल रहे हैं, परिणामी दोनों विपरीत दिशा में वैद्युत क्षेत्र तीव्रता है तो घटाया जाता है परिणामी निकालने के लिए। तो आखिर E1 में से E2 ही क्यों घटा रहे हैं, क्यों नहीं E2 में से E1 घटा रहे हैं, क्योंकि प्लस क्यू आवेश जो है इस बिंदु के समीप है और इसके कारण ज्यादा वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर उत्पन्न हो रहा होगा, तो इसकी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता जो है अधिक होगी, और E2 जो दूर है तो इसके कारण वैद्युत तीव्रता जो है कम होगी, इसलिए E इजकल टू E1 माइनस E2 किए हैं। ओके, अब E इजकल टू E1 की जो वैल्यू निकाले हैं रख देंगे यहाँ पर, और E2 की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, रख दी ये वैल्यू। अब E इजकल टू जो Q है, इन दोनों में Q मिल रहा है तो Q कॉमन लिए, 4 पाई एप्सिलॉन 0 भी मिल रहा है तो वो भी कॉमन ले लिए। जो बच जा रहा है 1 अपान आर माइनस ए स्क्वायर माइनस 1 अपान आर प्लस ए स्क्वायर, ये बच जा रहा है। ठीक है ना, यानी E इजकल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0। अब इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ये दोनों एलसीएम लिए तो ये तिरिय गुणा हो जाएगा, ऐसे आर प्लस ए का स्क्वायर हो जाएगा होल स्क्वायर यहाँ पर, और आर माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का चिन्ह लग जाएगा। ओके ना, अब आगे देखिए E इजकल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये जो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जा रहा है, ये माइनस बी का होल स्क्वायर ये बन जा रहा है, तो तोड़ दीजिए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 आर ए माइनस यहाँ पर देखिए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 आर ए। सूत्र आपको पता होगा। इसको क्या करते हैं, इस पर भी होल स्क्वायर है, इस पर भी होल स्क्वायर है, तो हम क्या कर रहे हैं कि दोनों पर होल स्क्वायर है तो आर माइनस ए और आर प्लस ए का होल स्क्वायर कर दे रहे हैं, ये दोनों गुणा में आपस में। ठीक है, अब देखिए E इजकल टू क्यू अपान 4 बाई एप्सिलॉन 0, इसको जब चिन्ह ये जो कोष्टक तोड़ेंगे इसमें देखिए आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2 आर ए यहाँ पर है, जब इसका कोष्टक तोड़ेंगे तो इस माइनस की वजह से यहाँ पर चिन्ह बदल जाएगा, यानी माइनस आर स्क्वायर और प्लस है तो माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा 2 आर ए, चिन्ह बदल जाएगा इसका। ठीक है, कोष्टक तोड़ेंगे तो, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। अब नीचे देखिए आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ पर देखिए आर माइनस ए आर प्लस ए, यानी कि आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर है तो यहाँ पर होल स्क्वायर हो गया। ठीक है ना, यानी E इजकल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0। देखिए यहाँ पर कट रहा है, क्या क्या कट रहा है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट रहा है क्योंकि चिन्ह अलग अलग है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जा रहा है, 2 आर ए और 2 आर ए 4 आर ए हो जाएगा, और यहाँ पर नीचे वाला वैसे ही लिख दीजिए E इजकल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0। क्यू को इसके पास लाए हैं तो क्यू इंटू 4 आर ए, और ये ऐसे ही रहने दीजिए। E इजकल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, इसमें से क्या किए 2 कॉमन लिए इधर है और 2 इधर ही रहने दे रहे हैं। ठीक है ना, इसका सूत्र बनाने के लिए, और आर इसके अलग कर दे रहे हैं, तो 2 क्यू इंटू 2 आर। ठीक है, और ये ऐसे रहने, समीकरण नंबर 3। अब देखिए आगे देखते हैं, यहाँ पर Q इंटू 2A को हम क्या कर सकते हैं, P कह सकते हैं, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र होता है P इजकल टू Q इंटू 2A। तो यहाँ पर इसकी जगह पे P लिख सकते हैं, यानी E इजकल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 2 R हो गया ये, और इसकी जगह पे P लिख दिए, और ये नीचे वाला वैसे लिख दिए, समीकरण नंबर 4 हो गया। ठीक है ना, अब ये हम समीकरण नंबर 4 ले लिए। अब देखिए यहाँ पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र E की दिशा E1 की ओर होगी। अब ये क्या कह रहा है, इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि परिणामी वैद्युत क्षेत्र E की दिशा E1 की ओर होगी। देखिए यहाँ पर प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर थी, यानी E1 वेक्टर, और माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर थी। ठीक ना, इन दोनों का परिणामी E था, और E की दिशा किधर होगी, तो देखिए यहाँ पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र E की दिशा E1 की ओर होगी। आखिर क्यों E1 की ओर होगी, क्योंकि
इसकी कारण इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्यादा थी, ठीक है ना, इसीलिए E1 की ओर होगी, क्योंकि ये ज्यादा जो है जोर लगा रहा है, ठीक है। अर्थात परिणामी वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर की दिशा P वेक्टर की दिशा के अनुदिश होती है। मतलब ये कि P वेक्टर जो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है इसकी दिशा -q से +q की ओर होती है, और अच्छी स्थिति में भी E वेक्टर की दिशा इधरीय होती है, ठीक है ना। यहाँ पर दे रहा अच्छी स्थिति में E वेक्टर और P वेक्टर एक ही दिशा में होते हैं, इसको आप याद रखिएगा। लेकिन अगर बात आ जाएगी निरक्षीय स्थिति की, जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, उसमें क्या होता है कि P वेक्टर और E वेक्टर की दिशा अलग अलग हो जाती है, ठीक है ना। अब देखिए समीकरण 4 से, जो यहाँ पर समीकरण 4 है ये, इससे यहाँ पर देखिए लिख दिया ऐसे ही, अगर मान लीजिए जो दूरी है A बहुत छोटा हो, यानी R बहुत बड़ा हो, जो दूरी है यहाँ पर, ये जो दूरियां हैं A, क्योंकि ये वैद्युत द्विध्रुव है तो इसमें अल्प दूरी होती है, तो ये जो दूरी है, मान लीजिए ये जो दूरी है A वो बहुत छोटा है और R जो है बहुत बड़ा है, तो ये नगण्य मान लेंगे इसको, ठीक है ना। जब बहुत छोटा है, जैसे 5 रुपया 1 पैसा है आपके पास, चाहे मान लीजिए 5 लाख 1 पैसा है, तो समझिए R को 5 लाख रुपया और A को 1 पैसा समझिए, तो 5 लाख के हिसाब से ये जो होगा वो बहुत नगण्य होगा कि नहीं, बहुत कम होगा, यानी कि उसको नगण्य मान लेंगे। अतः उसी तरह ही ए स्क्वायर को आर स्क्वायर की तुलना में नगण्य मान लेंगे, ठीक है। यानी E = 1/4πε0 2rp, अब इसको नगण्य मान लेंगे, अब इसका बात खत्म, ये गायब हो जाएगा, तो आर स्क्वायर बच जाएगा ये, और इसका होल स्क्वायर बच जाएगा, यानी E = 1/4πε0 2rp, और यहाँ पर 4 हो जाएगा, r का स्क्वायर का 4 हो जाएगा, ठीक है। r से एक r कट जाएगा, तो यहाँ पर नीचे क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, r का क्यूब, तो E = 1/4πε0 2p/r3। ये रहा आपका वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो और समझ में आ गया हो, ठीक है ना। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में ये बताइए कि आपको कहीं इसमें दिक्कत तो नहीं है, ठीक है ना, ताकि मैं आपको अच्छे से इसको बता सकूं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।